इस वीडियो के अंदर हम बहुत से क्वेश्चन हैं जो लोग हमसे पूछते हैं यूट्यूब के ऊपर, और मैं उनको आंसर भी करता हूं। और मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो की शक्ल के अंदर आपको इसके आंसर करता हूं। और मेरे ख्याल से अगर मैं इसको ऐसे आंसर करूंगा तो बहुत से लोगों को शायद इससे मदद मिले। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें क्या आया हुआ है, उसको पहले आंसर करते हैं। भाई, हमें अपॉइंटमेंट मिली थी, जैरी में गए हैं लाहौर पेपर जमा करवाने, तो उन्होंने कहा है कि आपके मैरिज मेरा पढ़ना ज़रा थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, अगर मैं कोई गलत लफ्ज़ पढ़ दूँ प्लीज़ इग्नोर करिएगा। सर्टिफिकेट पर डेट 1 अगस्त की है, अटेस्टेड हुई है, तो ये हम नहीं लेते। और पासपोर्ट की जो कलर कॉपी अटैच करवाई थी फॉरेन ऑफिस से, वो जैरी वालों ने ये एतराज़ लगा के A4 साइज़ नहीं है, तो हम वापस आ गए। आप दोबारा ईमेल भेजी है अपॉइंटमेंट के लिए, बट अभी तक डेफिनेटली जवाब नहीं आया। मैरिज सर्टिफिकेट न्यू निकलवा के अटैच करवा के ले जाना पड़ेगा। ओके, तो एक यूनिवर्सल रूल अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना लें। ये इस क्वेश्चन के मुतलका ही ये आंसर है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे A4 साइज़ के ऊपर एक्सेप्टेबल है। कोई भी कॉपी, कुछ भी। हमारे मुल्कों के अंदर क्या होता है कि वो पता है आपको, फ़ोटो कॉपी के पास जाए तो वो आईडी कार्ड की कॉपी एक फ्रंट कर देता है और उसकी बैक पे करके वो फिर फुटा रख के चीर के वो इतनी सी कॉपी बना के आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देती है। हमारे ऑफिस में जो दफ्तर है वहाँ पे वो भी एक्सेप्टेबल है, बड़ी इजीली एक्सेप्ट हो जाती है, क्योंकि वो जो ऑफिसर बैठे होते हैं उनको सफ़ा थुलना ईजी होता है कि थुल के देखते हैं हाँ भाई लगी हुई है इसकी कॉपी, दैट्स इट, चलो जी डन हो गया। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी किसी एम्बेसी के अंदर किसी अटेस्टेशन की जगह पर जाना है आपको, तो A4 साइज़ कंपल्सरी है जो आपको हर सूरत में अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना पड़ता है। पहला पॉइंट ये क्लियर सबके लिए बता रहा हूँ, ये यूनिवर्सल रूल अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना ले। कहीं भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है तो A4 साइज़ है, ये मस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर होने। सेकंड चीज़ उन्होंने कही है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स 1 अगस्त को शायद अटेस्टेड था, उस अटेस्टेशन के लिए उन्होंने कहा कि भाई आपका डॉक्यूमेंट तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये मैंने बार बार बात की हुई है अपनी अटेस्टेशन की वीडियोज़ के अंदर कि आपके डॉक्यूमेंट्स 90 दिन पुराने नहीं होने चाहिए फॉरेन ऑफिस से जब आपने टेस्ट करवाने हैं। अगर फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाए हुए आपको 90 डेज़ हो गए तो वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि बाज़ बंदे पूछते हैं क्या हमें ये दोबारा डॉक्यूमेंट टेस्ट कराना पड़ेगा। आपको ना सिर्फ डॉक्यूमेंट टेस्ट कराना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट नया बनवाना पड़ेगा। फॉरेन ऑफिस आपका सेम डॉक्यूमेंट दोबारा टेस्ट नहीं करता, वट एवर कंडीशंस। आपने एक दफ़ा टेस्ट करवा लिया, वही डॉक्यूमेंट सेम जो है आपका दोबारा टेस्ट नहीं करेगा, आपको वही डॉक्यूमेंट नया बनाना पड़ेगा, नया बनवा के फॉरेन ऑफिस से टेस्ट कराना पड़ेगा, फिर वो एक्सेप्टेबल होगा। तो जी आपको ये डॉक्यूमेंट्स नया बनवा के आपको फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा के फिर आपको एम्बेसी में जमा कराना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है इसमें। पाकिस्तान में जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हम फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा के इटली एम्बेसी में लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो एम्बेसी से लीगलाइजेशन करवाने की ज़रूरत है या नहीं। इस लॉ को साइन करने के बाद, मतलब इस्लामाबाद फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इटली के ऑफिस में चल जाएंगे बगैर इटली एम्बेसी जो पाकिस्तान में लीगलाइज करवाए। प्लीज़ एलेबोरेट। तो इसका आंसर है नहीं। अभी तक पाकिस्तान इस जो हेग कन्वेंशन है उसका मेंबर नहीं है। मैं आपको इसकी वेबसाइट पे भी किसी दिन एक अलग से वीडियो दोबारा बना दूंगा। मैंने उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसको फॉलो अप के लिए मैं उनकी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करता हूँ। और लास्ट जो मैंने विज़िट किया था उनकी वेब पे, ये फ्राइडे जो गया, मैंने फ्राइडे को विज़िट किया उनकी वेबसाइट के ऊपर, और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है अभी तक, ठीक है। तो जब ये नाम आएगा पता लग जाएगा। दूसरा, ये जब आप वहाँ से फॉरेन ऑफिस या कोई भी इदारा जब उसको नॉमिनेट होगा वहाँ पे कि कहाँ से ये आपको पोस्टल की स्टैंप लगेगी पाकिस्तान से, वो प्रॉपर पोस्टल की स्टैंप होगी जो एक्सेप्टेबल होगी किसी भी दुनिया के मुल्क में। तो अभी तक आपको जो एम्बेसी, जिस मुल्क की एम्बेसी से भी आपको टेस्ट करवाना है तो वो करवाना है। यानी अगर यूरोप में किसी मुल्क में आपको डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करवाने हैं तो येस, आपको डॉक्यूमेंट जो हैं अपने मुल्क की एम्बेसी से, यानी पाकिस्तान के अंदर से इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, कोई भी एम्बेसी है वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपको टेस्ट करवाना ज़रूरी है। मिर्ज़ा बाऊ साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। भाईजान, आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि जो नेशनैलिटी लॉ चेंज हो रहा था पुर्तगाल के बारे में, इसके बारे में एक तफसील से वीडियो बना दे, लेकिन शायद आप बिज़ी हैं, अभी तक कोई वीडियो नहीं बना सके। लेकिन जब आपको टाइम लगे काइंडली एक तफसीलन वीडियो बना के अपलोड कर दें। बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब, यकीन करें कि मैंने ये इस पर पूरा वर्किंग करके अब सिस्टम के अंदर रखा हुआ है
और मैं बहुत जल्द, बहुत मुमकिन है इसी वीक के 1-2 दिन के अंदर अंदर ही मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा और फिर उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि हम इस वक्त एक्चुअली कहाँ पे खड़े हैं और हमारा क्या पोजीशन बनेगी। इंशाल्लाह मैं इसी वीक के अंदर ये वीडियो मैं चढ़ा रहा हूँ, कंफर्म इंशाल्लाह। सलाम सर, मुझे जवाब दे दें। डेफिनेटली शुक्रिया। मैं थोड़ा परेशान हूँ, अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे। आपके तफसील देने से मेरे परेशानी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे। सर मेरा पासपोर्ट न्यू है, कोई कंट्री नहीं गया, फ़र्स्ट टाइम जाना है पुर्तगाल विज़िट वीज़ा पर, डॉक्यूमेंट चाहिए, प्लीज़ मुझे बता दें ताकि मैं पूरे कर लूँ। कुछ लोग कह रहे हैं इस्लामाबाद में पुर्तगाल की एम्बेसी जो है वो बंद है, फ़िलहाल तो मैंने ईरान से जाके करूँगा, ओके, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप बता दें। कुछ ऐसा होता है कि हम मोटिवेटेड स्पीकर्स के बहकावे में भी बाज़ लोग आ जाते हैं। वो नहीं जनाब, उसने कहा कर, तेरी किस्मत तो सारा मुकद्दर बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन आपको एक वे जो है वो पता होना चाहिए प्रॉपर। इन भाई का किसी किस्म का पहले वीज़ा नहीं लगा हुआ, न्यू फ्रेश पासपोर्ट है और उनको किसी ने ये बताया कि भाई इस्लामाबाद के अंदर जो पुर्तगाल की एम्बेसी है वो काम नहीं करी। पहली चीज़ आपको बता देता हूँ, पुर्तगाल की एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और वो एक्टिव है, इस वक्त काम कर रही है। दूसरा, आप अगर किसी दूसरे मुल्क से जाके वीज़ा लगवाना चाहते हैं, ये यूनिवर्सल रूल सबके लिए बता रहा हूँ, किसी दूसरे मुल्क से वीज़ा आप लगवाना चाह रहे हैं, अगर उस मुल्क की एम्बेसी आपके मुल्क में मौजूद नहीं है तो आप जाके लगवा सकते हैं। लेकिन अगर वो उस मुल्क की एम्बेसी आपके मुल्क के अंदर मौजूद है तो आपको दूसरे मुल्क से वीज़ा लगवाने के लिए उस मुल्क का पहले रेजिडेंस होना लाजमी है, उसके बाद आप उस मुल्क से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपने जो बात की है कि क्या आप मतलब ईरान जाएंगे, तो ईरान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पुर्तगाल से ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको बरादराना मशवरा दूंगा, प्लीज़ जो आपने अपनी पोजीशन या सिचुएशन बताई है, पुर्तगाल को अपनी लिस्ट से निकाल दें। ख़ास तौर पे जो आप अपनी अभी सिचुएशन बता रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट है, आपने कोई ट्रैवल भी नहीं किया, आपकी एक्चुअली एज का नहीं मुझे पता, आपके कारोबार का नहीं पता, तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको इसमें मतलब सजेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज़ मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करें, विज़िट वीज़ा, और वो इस बेस के ऊपर कि आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसी सिचुएशन मौजूद नहीं है। अगर आप मुझे, मैं डिटेल में इसका आंसर करना चाहूँगा आपको, अगर आप चाहें तो मुझे मेरी कोई भी वीडियो, इस वीडियो के नीचे बेशक आप कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर डिटेल के अंदर आपको आंसर कर दूं कि आपका क्या क्राइटेरिया है कि आप उसके ऊपर एलिजिबिलिटी है। इस वक्त मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वीज़ा अप्लाई करें। सर इंडिया से फैमिली कब बुला सकते हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, तो इंडिया से आप, जब आपके पास रेजिडेंस कार्ड आ जाता है, आपके हाथ में रेजिडेंस कार्ड है, तो यू आर एलिजिबल टू इनवाइट योर फैमिली, और इसको बोलते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशंस। दो ये इतना आसान नहीं है अभी पुर्तगाल के अंदर, लेकिन जैसे ही आपके पास रेजिडेंस कार्ड आ जाता है तो आप ऑफिशियली लीगली एलिजिबल हैं कि आप अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपने माँ बाप को बुलाने के लिए आप एलिजिबल हैं पुर्तगाल के अंदर। वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। जैसे अभी अपॉइंटमेंट्स ओपन थी 3-4 दिन पहले, यानी फ्राइडे को भी लोगों ने बुक करवाई हैं, और सैटरडे को वो कुछ टाइम था, उसके अंदर भी पता है आपको कि वो थोड़ा टाइम के लिए फ़ोन लाइंस ओपन होती हैं, तो उसके अंदर भी सुना है कि कुछ लोगों ने कॉल्स की हैं। तो एनीवे ये ओपन होती रहती हैं, तो जैसे ही आपके पास रेजिडेंस का कार्ड आए तो आप फैमिली को अपनी बुला सकते हैं यहाँ पे। थैंक्स फॉर द इन्फो, रियली अप्रिशिएट सर। आई हैव बीन रिक्वायर्ड बाय चाइना टू सबमिट अ पोस्टल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बट एज यू सेड MOFA Pakistan haven't started doing a postal yet. I have already attested the documents from MOFA, but it's MOFA पता आपको, Ministry of Foreign Affairs, but it's still unacceptable by China. Do I have to go to Chinese embassy and attest it? Will it work? Regards। जी, तो एक चीज़ में रखेंगे, अगर आप उस एम्बेसी के अंदर ही कोई डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं तो फिर आपको उस जगह पे सबमिट करने के लिए विद इन एम्बेसी आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपने उस मुल्क की एम्बेसी के जो एम्बेसी है उसके मुल्क के अंदर जाके यूज़ करने हैं, तो येस यू हैव टू अटेस्ट फ्रॉम द एम्बेसी। तो जनाब जो आपके डॉक्यूमेंट का सलूशन है वो आपको चाइना की एम्बेसी से वो आपको लीगलाइज कराना पड़ेगा और वो आपका चाइना के अंदर एक्सेप्टेबल होगा। येस यू हैव टू डू इट। ओके सर, सीजनल वर्क परमिट वीज़ा अपॉइंटमेंट कब ओपन होंगी? अगर तो आप पाकिस्तान से हैं तो मैं आपको कहूँगा मूव ऑन टू समथिंग डिफरेंट।
और ये अपॉइंटमेंट्स तकरीबन मेरे ख्याल से आलमोस्ट पाकिस्तान से इस तरह के वीज़े जो है ये तकरीबन ना होने के बराबर है, वहाँ से बहुत कम वीज़े लगते हैं। लेकिन अगर आपका सोर्स जो है वो बड़ा अथेंटिक है, बड़ी आप वेल नोन कंपनी के अंदर ही सारा कुछ आपका प्रोसेस हो रहा है, तो मेरे ख्याल से कि आप इसको कर सकते हैं। लेकिन बहुत रेयर चांसेस के अंदर वीज़े लगते हैं और वो आपको एम्बेसी को ही करना पड़ता है। ये आपको यहाँ से कोई चीज़ अपडेट नहीं करेगा कि अपॉइंटमेंट्स कब ओपन होंगी। आपको एम्बेसी को ईमेल करनी है और उस ईमेल की मैं ईमेल लिख देता हूँ, मैं इधर टाइप कर दूंगा, इस ईमेल पे आपने उनको ईमेल करनी है विद योर डॉक्यूमेंट्स, विद योर जो आपका सीजनल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट है, या सारा कुछ इस तरह की डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं, वो सारी की सारी आपको एम्बेसी को ईमेल करनी है। फिर एम्बेसी आपको इसके बारे में बताएगी कि उनके पास अपॉइंटमेंट कब की अवेलेबल है। फैसल खान वो कहते हैं सर व्हाट अबाउट जॉब सीकर वीज़ा अपॉइंटमेंट, और इसी तरह का एक क्वेश्चन था। किरण पटेल हैं, वर्क परमिट के लिए डेट मिलेगी। ये दो मतलब क्वेश्चन आलमोस्ट तकरीबन सिमिलर थे। तो एक मेरे ख्याल से फैसल खान है वो पाकिस्तान से, और एक किरण पटेल है, ये मुझे लग रहा है हमारी इंडिया से है। और जो फैसल भाई हैं, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि जो जॉब सीकर वीज़ा है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि 2024 के अंदर किसी किस्म की कोई अपडेट मौजूद नहीं है कि एम्बेसी ये वीज़ा कब ओपन करेगी या एम्बेसी इसको करेगी भी कि नहीं। ठीक है, तो ये समझ लें कि पाकिस्तानियों के लिए एक प्रॉपर ट्रक की बत्ती मौजूद है जिसके पीछे आपको लगना पड़ेगा, और जिसका मेरी ज़ाती राय के अंदर कोई ऐसा कोई मतलब आउटकम नहीं है। एक टाइम ज़ाया होना, एनर्जी ज़ाया होना, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना, ये एक बड़ी सरदर्दी का काम होता है कि पूरी फाइल क्रिएट करना, फिर एम्बेसी को ईमेल करना, सर ये मेरा उसके डॉक्यूमेंट कुछ एक्सपायर हो गए, और फिर आपको ये पता लगे कि उसमें चांस भी 1-2% चांस है जिसके ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से इससे बेटर है कि आप कुछ मूव ऑन करें, कुछ बेहतर प्रोसेस को अपनी तरफ अवेल करने की कोशिश करें। दूसरा जो किरण पटेल हैं, इन्होंने लिखा है कि वर्क परमिट के लिए डेट मिलेगी। तो वर्क परमिट के लिए जो डेट आपको मिलेगी वो मिलेगी आपके अपने मुल्क से। आपको एम्बेसी को ईमेल करना है, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जो आपके पास डिटेल्स आई हुई हैं, वो सारी की सारी आपने एक जो ईमेल है उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने ईमेल करनी है, और फिर आपको एम्बेसी बताएगी कि आपके पास उनके पास जो है वो अपॉइंटमेंट अवेलेबल हैं कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? आपसे पहले भी पूछा था, मेरे बच्चों की नेशनैलिटी जमा हुए 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी पहले नंबर पे है, क्या वजह है कि प्रोसेस रुका हुआ है? क्योंकि 2 साल में तो वैसे ई प्रोसेस पूरा कर लेते हैं, प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दें और नेशनैलिटी के मतलब भी अपडेट करें। ओके, ये जो आप नेशनैलिटी की बात करिए, ये डेफिनेटली नेचुरलाइजेशन के ऊपर पहले पेरेंट्स में से किसी के पास नेशनैलिटी आई नहीं, फिर उसके बाद बच्चों की बारी आई नहीं है। और इसकी तरह अगर वाइफ बाद में आई है तो वाइफ को भी वो डेफिनेटली प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इस वक्त ये डेफिनेटली लिस्बन के अंदर मौजूद होनी है आपकी नेशनैलिटी, और लिस्बन के अंदर ये बच्चों की नेशनैलिटी अप्रॉक्सीमेट तकरीबन अब 3 साल तक टाइम चला गया हुआ है कि जो आपको लग रहा है, क्योंकि ये जमा ही लिस्बन के अंदर होनी है, इसके अलावा ये कहीं भी जमा नहीं होनी। अगर पूरे 2 साल हो गए हैं तो 6 महीने मज़ीद आपको तकरीबन इंतज़ार करना पड़ेगा। ये मोस्टली जो पॉइंट्स हैं, ये जो लाइट्स जल रही होती हैं ग्रीन सारी होती हैं, ये जंप करती हैं बच्चों के लिए भी, वाइफ के लिए भी, और इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली कोई किसी किस्म की भी बात नहीं है। ये किसी टाइम भी ये जंप करेंगे और आपको अगले दिन आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे, सारी फैमिली वाले, आप भी इंक्लूडिंग हैं, आपकी जो फैमिली वाले मेम्बर्स हैं, बच्चे भी, कि ये तो देखे जी कहाँ पे जंप करके चली गई है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, नंबर वाइज बारी है। किसी बंदे का ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसका पहले आ गया, उसका पहले आ गया। जो आपके पहले से जिन्होंने जमा करवाई है उनको पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर आपकी बारी आएगी। तो नथिंग टू वरी, जैसे ही वो कंप्लीट होंगे आपकी बारी आ जाएगी, आपके बच्चों की बारी आ जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं जिसको मैं कर सकता हूँ, वीडियो लंबी हो जानी है तो मैं ये करता रहूँगा। जो नेशनैलिटी की वीडियो मैंने आपसे बात की थी, जो लॉ है, वो मैं डेफिनेटली इंशाल्लाह इस वीक के अंदर बनाऊँगा। ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहें, जहाँ भी रहें सलामत रहें। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। आपका शुक्रिया।